हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। अब हमारे लेक्चर सीरीज का ये 6th पार्ट है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टार्ट करें आज से कि आज हमारा टॉपिक है, कल हमने शेयर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बॉन्ड एंड एंकरेज। बॉन्ड एंड एंकरेज, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंशन बार्स इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट अप टू। मतलब टेंशन बार है जो कैंटिलीवर बीम में, उसको सपोर्ट के अंदर कितना, मतलब एम्बेडेड कितना पार्ट कर सकते हैं। तो देखना, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है कुछ इस तरीके से, जिसमें रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं टेंशन साइड में, वो रेनफोर्समेंट वो कुछ यहां पर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, ये आपके रेनफोर्समेंट हो गए। इस रेनफोर्समेंट को कितना पार्ट तक एम्बेडेड किया जाएगा, तो ये लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ होती है डेवलपमेंट लेंथ से कम लेंथ नहीं होनी चाहिए। इसकी जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की, ये जो लेंथ होगी ये शुड नॉट बी लेस देन डेवलपमेंट लेंथ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार्स। HYSD बार अगर यूज की जाती है इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार्स, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखना, अगर HYSD बार जनरली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए जो टाउ BD परमिसिबल गिवन होता है, वो गिवन होता है हमें माइल्ड स्टील के लिए। टेबल हमारे पास किसकी है, माइल्ड स्टील के लिए। अगर माइल्ड स्टील से HYSD बार के लिए देखना है, HYSD बार की बात करनी है, तो माइल्ड स्टील में भी हमें किसकी टेबल गिवन होती है, टेंशन की। अगर हम टेंशन में बात करें तो वैल्यू को कितने परसेंट तक इंक्रीज किया जाता है, 60% तक इंक्रीज किया जाता है। अगर हम ये वैल्यू हमारे पास किसमें आ जाएगी, टेंशन में, किससे, माइल्ड स्टील की जो वैल्यूज गिवन होगी टेबल में, उसके रिगार्डिंग उस वैल्यू को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसमें इंक्रीज कितना कर देंगे, 60%। और 60% इंक्रीज करने का मतलब है 1.6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब उसके बाद अगर यही इसकी टेंशन वैल्यू की जगह अगर हमें यहाँ पर कंप्रेशन वैल्यू निकालनी है HYSD बार की, तो ये जो वैल्यू आई होगी इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1.6 को कितना इंक्रीज कर देंगे, 25% से इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1.6 इंटू 1.25 जो टाउ BD प्लेन बार का होगा। क्लियर है। ये प्लेन बार की कौन सी वैल्यू होगी, टेंशन की वैल्यू होगी। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे। और यहां पर अगर माइल्ड स्टील की टेंशन वैल्यू से अगर कंप्रेशन वैल्यू निकालनी है तो यहां कितने परसेंट से इंक्रीज कर देंगे, 25% से। तो ओवरऑल वैल्यू है, अगर हम देखें कि जो पूछा गया व्हेन HYSD बार यूज की जाती है इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील, तो वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एटलीस्ट। इसने ये पूछा है कि जो हुक बनाई जाती है उसके अंदर जो स्ट्रेट पोर्शन कितना होता है एंड ऑफ द हुक पर। तो इसका मतलब देखना क्या कहना चाह रहा है। ये मान लो आपने कोई हुक प्रोवाइड की, कोई रेनफोर्समेंट बार थी, उसमें आपने हुक प्रोवाइड की, या तो आप इस पे प्रोवाइड कर रहे हो, या अगर हम दूसरी बात करें हुक प्रोवाइड करने की, तो हम हुक को कुछ इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये कितने डिग्री बेंड हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे। ये आगे पार्ट चल रहा है, इसमें ये आगे पार्ट चल रहा है। यहां ये डाया बार है, ये डाया बार कितना है, 5। क्लियर है। अब देखना, यहां पर इस केस में हमें पहली चीज कुछ पॉइंट्स याद रखने, इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ये पॉइंट होता है कि इस केस में, या फिर अगर हम यहां से देखें तो ये कुछ पार्ट ऐसा बनता है, ऐसा पार्ट बन के आता है, ये सेंटर हो गया और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। ये सेंटर हो गया, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। ये भी क्या हो गई, रेडियस। और यहां तक का पार्ट भी क्या हो गया, रेडियस। तो इस रेडियस की पहली चीज देखना ध्यान से, इस रेडियस की वैल्यू कितनी होती है। इस रेडियस को हम डिनोट करेंगे k टाइम्स ऑफ 5 से। इस रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, k टाइम्स ऑफ 5 से। अब ये k की वैल्यू कितनी होती है, तो देखना k इक्वल्स टू 2 फॉर प्लेन बार्स,
प्लेन बार्स मतलब माइल्ड स्टील की अगर बार काम में लेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। यहां पर कितनी हो जाएगी देखना, ये वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। और अगर यहां पर HYSD बार काम में ले रहे हो, HYSD बार काम में ले रहे हो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसका मतलब माइल्ड स्टील के लिए तो ये 25 हो जाती है, और HYSD बार के लिए वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, K5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4.5 फॉर HYSD बार, और ये किसके लिए हो जाएगा, माइल्ड स्टील के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हमसे यहां तक ये ध्यान रखना, अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू 25 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 25 होगी। तो इसकी जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक के पोर्शन की जो लेंथ है, ये लेंथ यहां से यहां तक की हमसे कंप्लीट पूछ सकता है। तो देखना 4.5 किसके लिए हो जाएगी, यहां से यहां तक के अगर ये हुक दे दे तो इसकी 4.5 किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी माइल्ड स्टील के लिए, और रेडियस 4.5 इन केस ऑफ HYSD बार। 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 8.5, और 8.5 किसके लिए हो जाएगी ये वैल्यू, HYSD बार के लिए। एक क्वेश्चन तो यहां से ध्यान रखना, क्लियर है। ये देखते ही ये क्वेश्चन आया हुआ भी, इसीलिए हम इतना इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब हमसे ये पूछा गया है जो स्ट्रेट पोर्शन होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ एटलीस्ट जो रखी जाती है दैट इज रखी जाती है 4 टाइम्स ऑफ 5। तो मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ द बार। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन। यह तक का पोर्शन समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लैप लेंथ होती है कंप्रेशन में, लैप लेंथ कौन सी होती है, मतलब जो एम्बेडेड लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए कंप्रेशन में। तो हम कंप्रेशन के साथ साथ और डेटा भी याद रख लेंगे। तो कंप्रेशन में लैप लेंथ की वैल्यू LD है, वो होती है या तो वो रखी जाएगी मतलब जो लैप लेंथ रखी जाएगी या तो LD रखी जाएगी, या हम ये रख सकते हैं LD और 24.5 इज द डायमीटर ऑफ बार। अगर यही आपसे फ्लेक्सुरल टेंशन में पूछ ले, मतलब बेंडिंग टेंशन में ये वैल्यू पूछ ले, तो ये वैल्यू हो जाती है LD और 35, और यही फ्लेक्सुरल की जगह आपसे कह दे डायरेक्ट टेंशन, किसकी वैल्यू कह दे डायरेक्ट टेंशन की, तो ये वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ LD और 35। अब इसमें से वैल्यू कैसे सेलेक्ट करोगे, तो इनमें से जो भी ग्रेटर वैल्यू आएगी उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहां पर ऑप्शन क्या लग जाएगा, लेस देन 24.5। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। ठीक है, अगर बीम फेल होती है बॉन्ड में तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज कितने परसेंट से किया जाता है, कि मतलब इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखना बॉन्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बी डी इज इक्वल्स टू 5, टाउ बी डी इज इक्वल्स टू V अपॉन सबमिशन ऑफ O इंटू J इंटू डी। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर फेल हो रही है, टाउ बी डी अगर फेल हो रहा है, मतलब टाउ बी डी आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से, सबमिशन ऑफ O क्या है, सबमिशन ऑफ O क्या होता है, पेरीफेरी, मतलब जो ऐसे नंबर ऑफ बार्स दे रखी होती है इसका पेरीमीटर का सम होता है, जितनी भी बार दे रखी होती है। तो ध्यान देना, अगर यहां पर मैं 12 mm की बार है, 12 mm की बार है, उसकी जगह अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं 10 mm की बार से, तो ध्यान देना यहां पर सेम AST रखते हुए, दोनों केस में AST को सेम रखना है। एरिया ऑफ स्टील अगर सेम रखोगे तो एरिया ऑफ स्टील सेम रखने पर यहां पर आपके पास क्या आएगा, 10 mm की नंबर ऑफ बार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 10 mm जो n है 10 mm शुड बी ग्रेटर देन n ऑफ 12 mm। क्लियर है, सेम रखेंगे तो AST को अगर सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ बार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल इस केस में पैरामीटर भी क्या आएगी आपके पास, इस केस में पैरामीटर भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर है, और पैरामीटर ज्यादा आएगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो टाउ बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में अगर हमें इफ बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय, हम क्या करेंगे 12 mm की जगह 10 mm की बार काम में ले रहे हैं, तो पैरामीटर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिससे टाउ बी डी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हम थिनर बार्स को यूज करेंगे, जिससे क्या मिल जाएगी, हमें ज्यादा नंबर में मिल जाएगी। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन, टाउ बी डी की जब आप टेबल पढ़ोगे तो उसमें जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है, वैसे वैसे टाउ बी डी की वैल्यू बढ़ती है। एक ये भी रीजन हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए। एक रीजन और भी हो सकता है
कि आपने अभी अभी हम लास्ट में बात करके हैं टाउ बीडी जो प्लेन बार का है, जो भी प्लेन बार का है, अगर उससे टाउ बीडी अगर हम HYSD बार को काम में लें, HYSD बार को काम में लेंगे तो इस केस में वैल्यू को कितने परसेंट से इंक्रीज किया जाता है? मिनिमम 60% से इंक्रीज किया जाता है। तो यहां पर भी ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मतलब हमारे पास 2 से 3 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट वन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सेकंड वन HYSD बार, मतलब बार को अगर हम ग्रेड ऑफ एनफोर्समेंट चेंज करें तो भी हो सकता है, या थिनर नंबर की बार भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बेम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ phi is the diameter of a bar in tension, if phi is the diameter of a bar in tension, a standard hook is equivalent to the anchorage value of straight length given by। तो देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है इसमें, इसने ये कहा स्टैंडर्ड हुक की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड हुक की बात कर रहा है। तो स्टैंडर्ड हुक की लेंथ कितनी होती है? स्टैंडर्ड हुक की लेंथ होती है, मतलब स्टैंडर्ड हुक किसको कहेंगे? जब बैंड कितना हो? 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो। स्टैंडर्ड हुक किसको कहेंगे? जब बैंड कितना हो? 180 डिग्री का हो। तो इसके अंदर देखना 180 डिग्री में होता क्या है कि जब आप कुछ इस तरीके से बैंड बनाते हो, तो देखना कुछ ऐसा बनाते हो आप पार्ट, ठीक है। 180 डिग्री, मतलब इसका 180 डिग्री का अगर बैंड बनाते हो तो उस केस में आपके पास जो टोटल यहां से लेकर, यहां से जो एम्बेडेड लेंथ होती है, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है आपकी 16 फाई। अगर इसको स्ट्रेट लाइन में लिखो, मतलब इसकी यहां से यहां तक की पैरामीटर की बात करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 16 फाई हो जाती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? C 16 फाई। नेक्स्ट वन, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद, अभी हम बात करके आए हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की इंक्रीज कब होती है? जब हम क्या करेंगे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करेंगे। अभी हम बात भी करके आए हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे जैसे एफसी के बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी टाउ बीडी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट वन, in limit state method of design for HYSD bar the values of bond stress shall be, चाहे आपको LSM पूछे चाहे WSM पूछे, हर केस में वैल्यू को कितने परसेंट से इंक्रीज कर देना है। अब हमें ये पूछा इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYSD बार द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी, वैल्यू क्या होती है बॉन्ड स्ट्रेस की? अब देखो यहां से एक तो वो 60% से इंक्रीज होती है, एक वो फर्दर 25% से इंक्रीज होती है। तो इसने जो ऑप्शन में दिया होगा वो लगा देंगे। तो यहां देखो ऑप्शन में इसने कौन सा दिया? इंक्रीज बाई 60%, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ 25% देता फर्दर इंक्रीज बाई 25% इन केस ऑफ कंप्रेशन, वो लगा देते। नेक्स्ट, इफ सिग्मा एस इज द शियर स्ट्रेस इन बार, सिग्मा एस इज द शियर स्ट्रेस इन बार, टाउ बीडी इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, यहां पर बैंड नहीं है, यहां पर क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस है। Then the development length of a bar of diameter phi is given by, तो देखो डेवलपमेंट लेंथ निकालने का तरीका क्या है? तो देखो छोटा सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कंक्रीट के अंदर कुछ इस तरीके से यहां पर कुछ रेनफोर्समेंट बार एम्बेडेड थी, ये रेनफोर्समेंट बार थी। अब यहां पर क्या होंगे? एग्रीगेट होंगे इस तरीके से, यहां पर कंक्रीट भी होगी, इस पार्ट में आसपास इसके क्या होगी? कंक्रीट होगी। और उस कंक्रीट और इसके बीच में क्या होगा? यहां पर देखो टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स, और यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे? बॉन्ड स्ट्रेस। ये बॉन्ड स्ट्रेस हो गया टाउ बीडी। तो अब देखो दोनों साइड के फोर्स को इक्वल कर दो, तो देखना ध्यान से ये क्या हो गया? फाई, डायमीटर ऑफ बार। तो देखो टेंसाइल फोर्स की हमें वैल्यू पता है, टेंसाइल फोर्स इज गिवन बाई, अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो देख रहे हो आप वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? T is equals to sigma st into ast। क्लियर है? यही निकाला था। इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहो तो ऐसा कह सकते हो सिग्मा st बाई m इंटू m टाइम्स ऑफ ast, m से m कैंसिल आउट। अब देखो सिग्मा st इंटू ast क्या हो जाएगा एक बार का? पाई बाई 4 फाई स्क्वायर, पाई बाई 4 फाई स्क्वायर। तो यहां से अब इस इधर देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखना स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया,
तो स्ट्रेस कितना है, टाउ बी डी इंटू एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा इस लेंथ को मान लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ है, क्योंकि यही तो हमें रिक्वायर्ड होती है, एल डी। तो यहां पर अगर हम कौन सी पेरीफेरी पर लग रहा है, ये कुछ इस तरीके की पेरीफेरी पर लग रहा होगा, तो इस केस में देखना इसकी लेंथ कितनी होती है, यहां पर इसका एरिया कितना होता है, ये एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू फाइव इंटू एल डी। क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो टाउ बी डी इंटू पाई इंटू फाइव इंटू एल डी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू पाई बाई 4 फाइव स्क्वायर। क्लियर है। देखना ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक फाइव से एक फाइव कैंसिल आउट, तो यहां से डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाता है, सिग्मा एस टी इंटू फाइव डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। अगर यहां पर हम सिग्मा एस टी काम में नहीं लेते और यहीं एलएसएम की बात चल रही होती तो सिग्मा एस टी की जगह क्या आ जाता, 0.87 FY। तो ये फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाता, 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। ये अब जो भी फॉर्मूला है वो लगा दो, तो इस ऑप्शन में सूटेबल है 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, तो ये दे रखा है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड्स फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर्ड टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन इज। ठीक है, तो देखना वर्किंग स्ट्रेस मेथड और डिजाइन में इसका एक हम डायरेक्टली रिलेशन याद रखेंगे, मतलब ये क्या पूछ रहा है कि ये आपकी बार थी, ये आपकी बार थी, ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो बैंड हो रहा है इस पार्ट में आपको बियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन पूछ रहा है WSM और LSM में। तो देख लो, मान लो हम बियरिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी से दिखा दें, ठीक है, तो इसका रिलेशन याद रखेंगे, सिग्मा बी ऑफ LSM इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये रिलेशन याद रखेंगे। यहां पर जो बैंड पर जो बियरिंग स्ट्रेस होता है लिमिट स्टेट मेथड का, वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कितने टाइम्स होता है, 1.5 टाइम्स होता है। ये कोड में क्लोज गिवन है। नेक्स्ट वन, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय। कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट के बीच में बॉन्ड कौन कौन अफेक्ट करता है, तो देखना हम स्टील की प्रॉपर्टीज की तो पहले बात करके आ चुके हैं। स्टील प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती है, क्योंकि स्टील प्रॉपर्टीज कैसे अफेक्ट करेगी, जैसे ही HYSD बार काम में लोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड पार्ट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रॉपर्टीज, तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाओगे वैसे वैसे टाउ बी डी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये हमने नहीं पढ़ा था, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या इफेक्ट करेगा, देखो कोई चीज श्रिंक हो रही है, श्रिंक होने का मतलब क्या होता है, सिकुड़ रही है। अगर इस रेनफोर्समेंट के आसपास की जो कंक्रीट है, मान लो ये रेनफोर्समेंट है, इसके आसपास की कंक्रीट है, अगर ये इस पर और सिकुड़ जाए, ग्रिपिंग, इससे क्या होगा, इसकी ग्रिपिंग इंक्रीज होगी। ग्रिपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही होंगे, ABC। देन लेंथ ऑफ the lap in compression member is kept greater than क्या दे रखा है, बार डायमीटर। बार डायमीटर को हम 5 से डिनोट करेंगे, इनटू परमिसिबल स्ट्रेस, मान लो कोई सिग्मा है परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, डिवाइड बाय 5 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस, मतलब इसने क्या कहा, 5 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। हमने तो क्या पढ़ रखा है, अभी हम पढ़ के हैं जो डेवलपमेंट लेंथ है उसको किससे बताया जाता है, हमने पढ़ा है 5 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। ये हम पढ़ गए हैं। ये किसकी लिए वैल्यू थी, ये वैल्यू जो होती है वो टेंशन की वैल्यू थी। अब हमें यहां पर टाउ बी डी किसकी रखनी है, इसने क्या दिया है, टाउ बी डी स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस है, वो कंप्रेशन में लेना है। अब देखो टाउ बी डी टेंशन से कंप्रेशन के लिए हमें कितने परसेंट से इंक्रीज करना होता है, 25% से इंक्रीज। इसका मतलब जो अब हम वैल्यू रखेंगे इसकी जगह रिप्लेसमेंट में वो क्या रखेंगे, 1.25 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी टेंशन। क्लियर है। अब देखना ध्यान से, रखते हैं वैल्यू, तो यहां पर 5 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4 इंटू 1.25 टाउ बी डी इंटू टेंशन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 5 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 5 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। ये रिलेशन तो प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, और इज
अभी हम कंप्रेशन में सबसे पहले क्वेश्चन की बात करके आए थे कि एलडी और इसके अलावा क्या था 24/5, और यही अगर हम फ्लेक्सुरल टेंशन की बात करें तो वहां हमने बात की थी डेवलपमेंट लेंथ और 35, और यही हम डायरेक्ट टेंशन की बात करें तो हमने बात की थी 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एलडी और 35 विच एवर इज ग्रेटर, जो भी हमें ग्रेटर वैल्यू कंसिडर करनी हो। नेक्स्ट वन, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील में होती है बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज के कारण से होती है। उन तीनों प्रॉपर्टीज में से अगर कोई भी आपको मेंशन हो तो वो नाम याद कर लेंगे। फर्स्ट वन वो होती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण से, सेकंड वन होती है उसकी एडेजन के कारण से, या एडेजन के मतलब एडेजिव प्रॉपर्टी के कारण से, क्योंकि दोनों के बीच में अगर एडेजन नहीं बनेगा तो उनके बीच में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज फाउंड इन द HYSD बार, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और ये किस लिए मिलती है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोरुगेशन मिलते हैं साइड्स में, मतलब उसके ऊपर रेनफोर्समेंट पर कुछ इस तरीके की आपको शेड्स मिलती है, कुछ रेनफोर्समेंट पर इसी तरीके की आपको क्या मिलती है, शेड्स मिलती है। इसके कारण से भी क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, द बार कैरिंग कैपेसिटी, the bar carrying positive bending moment is bent up to resist negative bending moment is shown in which of the following figures। मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट बताओ जो पॉजिटिव मोमेंट के साथ साथ नेगेटिव मोमेंट को भी रेजिस्टेंस को बताता हो। तो देखना क्या होता है, मान लेते हैं हम एक बीम है जो यहां से कंटिन्यू चल रही है, यहां पर उसका सपोर्ट लगा हुआ है, कंटिन्यूअस बीम है। अब कंटिन्यूअस बीम है तो इसकी जब हम यहां पर बीएमडी डायग्राम बनाएंगे तो ये बीएमडी डायग्राम कुछ ऐसा बन के आता है, ऐसे कुछ पार्ट बन के आएगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होने का मतलब क्या है, हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट होना। और किसी बीम में अगर हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो वो बीम कैसे हो जाएगी, ये मान लो ये एक बीम है जिस पर एक ऐसा मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो ये बीम कैसे बेंड होगी, ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ये बीम कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी, इस तरीके से। मतलब बॉटम में क्या मिलेगा, कंप्रेशन, टॉप पर क्या मिलेगा, टेंशन। इसका मतलब अगर इस सपोर्ट पर टेंशन है, यहां पर टॉप पर टेंशन है और यहां पर टेंशन है, तो रेनफोर्समेंट इसी जोन में होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का तरीका होगा वो कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ इस तरीके से। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से, आगे जो जैसे इसने बेंड कर रखा है वैसा हम प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है, ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का तरीका होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड नंबर। नेक्स्ट वन, द करेक्ट हुक ऑफ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट हुक बतानी है माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट की, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मतलब इसमें हमें करेक्ट अरेंजमेंट बताना है। तो अभी हम बात भी करके आए थे कि एक माइल्ड स्टील की, उस टाइम मैंने बोला भी था कि आगे काम आने वाला पार्ट है, ये कुछ इस तरीके से है। देखना, रेनफोर्समेंट की हम बात कर रहे हैं कि इसमें माइल्ड स्टील के केस में ये रेनफोर्समेंट कैसे मतलब इसमें हुक कैसे प्रोवाइड होगी। तो हमने माइल्ड स्टील के केस में बात की थी कि यहां पर जो रेडियस जो प्रोवाइड की जाती है वो कितनी होती है, 2π होती है। यहां पर भी कितनी होती है, 2π होती है। यही अगर HYSD बार का केस होता तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 4π, और ये भी कितनी हो जाती, 4π। तो टोटल कितना हो जाता, 8π। तो ये अरेंजमेंट हमें देखना होता है। इस केस में ये कितना हो जाएगा, 4π। जिसमें भी ये बैठ रहा हो 4π प्लस करेक्ट अरेंजमेंट, ये वाली लेंथ कितनी होती है, 4π। तो टोटल यहां से हमें ये अरेंजमेंट चेक करना था, और ये अरेंजमेंट किसमें आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये करेक्ट अरेंजमेंट गिवन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है। यहां पर अगर माइल्ड स्टील की जगह आपको ये पूछता HYSD बार, तो यहां 4π की जगह हम कितना ढूंढते, 8π, और यहां पर कितना ढूंढते, 4π। नेक्स्ट वन, इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 6 kg per centimeter square for M15 ग्रेड, फॉर M15 ग्रेड के लिए जो एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी थी, मतलब टाउ BD की वैल्यू जो दे रखी थी वो दे रखी थी 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। फॉर M15 ग्रेड
द लेंथ ऑफ एम्बेडेड ऑफ ए बार, मतलब द लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ ए बार ऑफ डायमीटर d अकॉर्डिंग टू IS 456 स्पेसिफिकेशन इज, मतलब उसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी। ठीक है, क्योंकि m, ध्यान देना, M15 की हम इसलिए बात करें, मैंने डायरेक्टली WSM का फॉर्मूला क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है किसके लिए गिवन है? M15, और M15 की वैल्यू ही ओनली WSM में गिवन है। LSM में ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? M20 से स्टार्ट होती है। तो देखना ध्यान से, 5 तो एज इट इज रखेंगे, 5 की जगह में क्या रखना है? D। अब हमारे पास दिक्कत आती है सिग्मा एस टी क्या लें, तो यहां पर हम सबसे कम ग्रेड मान रहे हैं Fe250 और डायामीटर को मान रहे हैं 5 लेस देन 20 mm। तो यहां पर जो सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां पर रखेंगे तो 140 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ 0.6। तो यहां से जब इसका सॉल्यूशन करते हो इस न्यूमेरिकल टर्म का, ये आता है 58.33 d। तो ये कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 58 टाइम्स ऑफ d, और यही आंसर मोस्ट सूटेबल है, दैट इज 58 टाइम्स ऑफ d। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? d। नेक्स्ट, for M15 mixed concrete according to IS specification the local bond stress is, तो देखना यहां से हम टेबल पूरी याद कर लेंगे। बॉन्ड स्ट्रेस के लिए ग्रेड, ये ग्रेड के अकॉर्डिंग है, ग्रेड और टाउ बी डी परमिसिबल की वैल्यू कितनी होती है ये बताना है हमें। तो देखना M15, M20, M25, M30, M35 और M40, M45, M50। क्लियर है? यहां पर वैल्यू हो जाएगी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग है ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यहां सॉरी 0.6, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी वैल्यू। और यही अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट मेथड की बात करूं, तो लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? टाउ बी डी परमिसिबल की वैल्यू यहां तो एग्जिस्ट नहीं करती, यहां पर जो वैल्यू आती है 1.2, 1.3, 1.5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक मिनट, ये वैल्यू हो जाएगी 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.9 एंड 1.9। क्लियर है? अगर यहां से आपसे पूछ लेता ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये पूछी थी आपसे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये ऑप्शन में नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तो हमारे पास मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? इसके आसपास का आंसर दैट इज 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट वन, the length of the straight portion of a bar beyond the end of the hook should be at least, क्या होता है? ये सबसे पहले बात करके आए हैं कि इस केस में कितना होता है? इस केस में वैल्यू को क्या लिया जाता है? 4 टाइम्स द डायामीटर। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, याद कर लेंगे। द लेंथ ऑफ द लैप इन टेंशन एनफोर्समेंट, द लेंथ ऑफ द लैप इन टेंशन एनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन कोई x टाइम्स द बार डायमीटर एक्चुअल टेंशन, इसने ये बोला। तो देखो इसने ये बोला कि किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो टेंशन के अंदर LD और 35 होता है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ LD और 35 होता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन है उसमें क्या लगेगा? कॉमन है 35। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार। नेक्स्ट वन, द एंकरेज वैल्यू ऑफ ए हुक इज अज्यूम्ड 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार इफ द एंगल ऑफ बैंड इज। तो देखो एंगल ऑफ बैंड है, अगर बात करते हैं एंगल ऑफ बैंड की, एंगल ऑफ बैंड अगर 45 डिग्री है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 4/5 होता है, और इसकी तरह सिमिलरली 40, 90 पर ये कितना हो जाएगा टोटल? ये जो एंगल ऑफ बैंड पर ये जो एंकरेज वैल्यूज है, ये एंकरेज वैल्यूज बता रहा हूं। ठीक है, तो 45 पर 4/5, 90 डिग्री पर 8/5, ऐसे करते हुए 135 पर क्या होनी चाहिए? 12/5, और 180 डिग्री पर क्या होनी चाहिए? 16/5। तो इसने 16/5 के कोरस्पॉन्डिंग पूछा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार टू दैट ऑफ प्लेन बार इज अबाउट।
तो देखो जो रेशियो है प्लेन बार का डिफॉर्म्ड बार के साथ वो कितना होता है, तो टाउ बी डी डिफॉर्म्ड बार डिवाइड बाय टाउ बी डी प्लेन बार। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ बी डी जब डिफॉर्म्ड बार का निकालोगे तो यहाँ पर आप कितना टेंशन की अगर हम बात करें तो 60% से इंक्रीज करते हो 1.6 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी प्लेन बार डिवाइड बाय टाउ बी डी प्लेन बार। परमिसिबल कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1.6। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसको कंप्रेशन से निकालते हो तो भी आपका क्या आएगा, सेम रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if SB is the average bond stress on a bar of diameter D subjected to maximum stress T, the length of the embedment L is given by, एम्बेडमेंट लेंथ दे रखी है L। तो देखना डेवलपमेंट लेंथ का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, LD is equals to 5 times of sigma ST divided by 4 times of tau BD। अब इसने क्या कहा कि आपकी वैल्यूज को क्या करो, चेंज कर लो। क्या बोल रहा है, टाउ BD की जगह आपको क्या रखना है SB, सिग्मा ST की जगह आपको क्या रखना है T, फाई की जगह आपको क्या रखना है D। तो फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड इन D into T divided by 4 times of SB। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको क्या किस में दे रखा है, डी ऑप्शन में। और वैसे भी आप 4 से आंसर देख के लगा सकते हो कि नीचे डिवाइड में क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेस बॉन्ड स्ट्रेस आ जाएगा। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।